हेलो दोस्तों। तो उस दिन हमारी जो क्लास थी वो सजीवता के लक्षण पर रुक गई थी। सजीवता के लक्षण से आगे आज इस क्लास में हम आगे पढ़ेंगे सजीवता के लक्षण से लेकर और आगे तक। अब जो क्लास हैं वो रेगुलर आएंगी और कुछ इशू आ रहा था इसलिए इतने दिन तक क्लास नहीं आई, तो उस हिसाब से ऐसा रह गया था। तो आपने जो पहले जो वीडियो है उसको देखना, उसमें सजीवता के लक्षण से वो वीडियो कट है, तो उस वीडियो को आज हम यहाँ पूरा करेंगे, तो उस चीज को आप देख लीजिए। तो सजीवता के लक्षण पर चैप्टर नंबर 1 ही है, पहला ही है, और अपन पढ़ रहे हैं लगा बायोलॉजी। अरे क्या पढ़ रहे हैं लगा? बायोलॉजी। बायोलॉजी बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सजीवता के लक्षण अपन का हेडिंग उस दिन मैंने डलवा दी थी, लेकिन कुछ इशू आने की वजह से उसको मैं पूरा नहीं करा पाया, तो आज उससे आगे इस चैप्टर में हम आगे ही पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालो सजीवता। सजीवता के लक्षण। सजीवता के लक्षण। देखिए, कोई भी टॉपिक है, कोई भी चैप्टर है या किसी भी सब्जेक्ट है, हर चीज के पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रीजन होता है। भाई ये सजीवता के लक्षण जिस प्रकार ये हेडिंग है, ये क्यों आई इस चैप्टर में? आपने इस चैप्टर में सजीव और निर्जीव भी पढ़ा, तो ये हेडिंग क्यों आई? सजीवता के लक्षण, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कोई चीज सजीव है, अर्थात इन लक्षणों के आधार पर, इसमें जो लक्षण है इन लक्षणों के आधार पर हम पता लगाएंगे कि कौन सजीव है और कौन निर्जीव है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं, पहली जो हेडिंग इसमें पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वृद्धि। क्या सजीव वृद्धि करते हैं या निर्जीव वृद्धि करते हैं, वो सारी चीज। दूसरी पढ़ने वाले हैं जनन, क्या ये दोनों जनन करते हैं या नहीं। तीसरी पढ़ने वाले हैं उपापचय क्रिया। उपापचय क्रिया। फोर्थ हेडिंग हम पढ़ने वाले हैं पोषण। फिफ्थ हेडिंग हम पढ़ने वाले हैं कोशिकीय स्तर। कोशिकीय स्तर। सिक्स हेडिंग पढ़ने वाले हैं निश्चित समय अवधि। क्या ये धरती पर एक निश्चित समय के लिए आते हैं, निर्जीव या सजीव, उसके बारे में अगर बात करेंगे। निश्चित समय अवधि, अरे क्या बोला बच्चा? निश्चित समय अवधि। सातवीं जो हेडिंग हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गति, और आठवीं हम हेडिंग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उत्तेजनशीलता। क्या इनमें उत्तेजनशीलता पाई जाती है निर्जीव और सजीव में? वो सारी चीज उत्तेजनशीलता, इन सभी चीजों को अपन एक एक करके पढ़ेंगे। इन सभी चीजों को पहले वृद्धि, जनन, उपापचय क्रिया, पोषण, कोशिकीय स्तर, निश्चित समय अवधि, गति और उत्तेजनशीलता, इन सारी चीजों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आप वृद्धि का इसमें पहली हेडिंग डाल दो वृद्धि, और वृद्धि के बारे में अपन पढ़ेंगे। इन सभी को मैं हटा रहा हूं और वृद्धि पहली हेडिंग आप डाल लो। पहली हेडिंग डालो वृद्धि, और वृद्धि के बारे में अपन पढ़ेंगे क्या निर्जीव भी वृद्धि करते हैं या सजीव भी वृद्धि करते हैं, तो वो सारे कॉन्सेप्ट अपन इस क्लास में पढ़ेंगे। फर्स्ट हेडिंग वृद्धि। देखिए, अगर मैं वृद्धि की बात करूं तो वृद्धि करना प्रत्येक जीव का एक विशेष लक्षण होता है। हम जन्म के हमने वृद्धि की, और वृद्धि करना सजीवों का तो एक भाई बहुत भयंकर लक्षण होता है, बहुत विशेष लक्षण होता है। और बात आती है कि ये वृद्धि है कैसे नहीं है। तो पहली जो चीज हम देखते हैं वो देखते हैं कि वृद्धि करना, पहला जो पॉइंट है कि वृद्धि करना सजीवों का या जीवों का, क्या बोला मैंने? सजीवों का या जीवों का, जीव कह लो या सजीव कह लो, एक ही बात है। वृद्धि करना जीवों का
एक विशेष लक्षण होता है, एक विशेष लक्षण होता है। वृद्धि करना जीवों का एक विशेष लक्षण होता है। अब वृद्धि निर्जीव भी करते हैं और सजीव भी करते हैं वृद्धि। अब ये वृद्धि किस आधार पर और किस तरह करते हैं? देखिए, सजीवों में वृद्धि होना कहीं ना कहीं उपापचय क्रिया, सजीवों में जो वृद्धि हो रही है ना, वो कहीं ना कहीं उपापचय क्रिया तथा कोश का विभाजन की देन है। तो सजीवों में जो वृद्धि हो रही है और कैसे है उस चीज को मैं बताऊंगा। तो सजीवों में वृद्धि का होना, सजीवों में वृद्धि का होना उपापचय क्रिया, उपापचय क्रिया और कोश का विभाजन, कोश का विभाजन की देन है, ऐसे आप लिख सकते हो। इतनी सी बात आपने डर की। अब लला, उपापचय क्रिया का मतलब क्या है? उपापचय क्रिया का मतलब यह है, मैं सजीव हूं, मैंने खाना खाया लला, मैंने क्या खाया? मैंने खाना खाया, और खाना खाया मेरे आमाशय में खाना गया। अरे खा गया लला, आमाशय में, मेरी बात कर रहा हूं, मैं एक सजीव ही तो हूं, सजीव ही तो हूं। तो आमाशय में गया, वो पचा और पचकर मेरे लीवर में गया, लीवर में से मुझे एनर्जी मिली और उपापचय क्रिया कहीं ना कहीं हुई, उसमें उपापचय क्रिया हुई। उपापचय क्रिया के द्वारा हमारे शरीर को वो खाने का कुछ परसेंट हमारे शरीर में लगा, हमको एनर्जी आई, हमने उस चीज से वृद्धि की। तो सजीवों में जो वृद्धि हो रही है वो उपापचय क्रिया, कहीं ना कहीं कोश का जब हमारी विभाजन करती है तो हमारी वृद्धि होती है सजीवों में। अर्थात अब आप एक बात बताओ, मैं खाना खा रहा हूं और उपापचय क्रिया मेरे शरीर के अंदर ही तो हो रही है कि बाहर हो रही है? भाई खाना खा रहा हूं और ऐसा हो कि बाहर वो पच रहा हो, नहीं, पेट में, आमाशय में अंदर पच रहा है। तो एक पॉइंट यहां से ये निकल कर आया कि उपाप की सजीवों में जो वृद्धि हो रही है वो आंतरिक क्रियाओं का परिणाम है। सजीवों में वृद्धि का होना, सजीवों में वृद्धि का होना, वृद्धि का होना आंतरिक क्रियाओं का परिणाम है। आंतरिक क्रियाओं का मतलब आप समझ गए होंगे, आंतरिक क्रियाओं का क्या है? परिणाम है। आंतरिक क्रियाओं का परिणाम है। आंतरिक क्रियाओं का मतलब आप समझ गए, मैंने खाना खाया और अंदर मेरे वो खाना पच रहा है, मेरे शरीर के अंदर आया ना। तो इस हिसाब से ये आया कि आंतरिक क्रियाओं का परिणाम है सजीवों में वृद्धि होना। ठीक है जी, इतनी सी बात आपने डर कर ली। ये सारी घटना जो होती है, उपापचय क्रिया हो रही है, कोश का विभाजन जो हो रही है, ये जीव शरीर के अंदर हो रही है। यहाँ पर हो रही है जीव शरीर के अंदर, और जब जीव शरीर के अंदर हो रही है तो शब्द आया आंतरिक, आंतरिक क्रियाओं का परिणाम है। अब इस चीज से ये क्लियर हुआ। अब इस चीज में हम पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि सजीवों में वृद्धि होना आंतरिक क्रियाओं का परिणाम है, लेकिन वृद्धि निर्जीव में भी होती है। कहां पर होती है? निर्जीवों में भी वृद्धि होती है। और निर्जीवों में वृद्धि होना, निर्जीवों में वृद्धि होना, निर्जीवों में वृद्धि का होना बाह्य घटनाओं का परिणाम है या वातावरणीय घटनाओं का परिणाम है। वातावरणीय घटनाओं का परिणाम है। निर्जीवों में जो वृद्धि हो रही है कहीं ना कहीं वातावरणीय घटनाओं का परिणाम है। एग्जाम्पल के लिए, अब भाई वातावरणीय घटनाओं का परिणाम कैसे है, तो इस चीज को मैं एग्जाम्पल आपको दूं। एग्जाम्पल मैंने दिया लगा, और एग्जाम्पल मैंने क्या दिया? रेगिस्तान में रेत की टीले। यहां से मैं साफ कर रहा हूं भाई साहब, यहां से थोड़ा मैं साफ कर रहा हूं, आप देखना। और उदाहरण मैंने क्या लिया? किसका उदाहरण? निर्जीवों में जो वृद्धि हो रही है वो बाह्य घटनाओं का परिणाम है, वातावरणीय घटनाओं का परिणाम है। जैसे कि रेगिस्तान में रेत की टीले, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया रेगिस्तान में रेत की टीले। अब रेगिस्तान में ये कोई रेत का टीला है लगा, ये कोई रेत का टीला है, और रेगिस्तान में धूल भरी आंधियां चलती हैं। कैसी आंधियां चलती हैं? धूल भरी आंधियां चलती है रेगिस्तान में। ये कोई रेत का टीला इतना बड़ा है और धूल भरी आंधियां चली, वायु चली धूल भरी,
धूल भरी आंधियां चली और ये साथ में रेत लेकर आ रही है और इस टीले पर इसने जमा की रेत, जमा की कुछ समय पश्चात ये टीला इतना बड़ा हो गया, इतने से इतना बड़ा हो गया, इतने से कितना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। फिर धूल भरी आंधियां चलती और चलती रहती है धूल भरी, कुछ समय पश्चात ये इतना बड़ा था, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा और अब इतना बड़ा है और कुछ समय पश्चात इतना बड़ा हो जाएगा और इससे बड़ा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वृद्धि, ये निर्जीवी तो है, रेत के टीले निर्जीवी तो है और कहीं ना कहीं इनमें जो वृद्धि हो रही है, ये वृद्धि देखने को मिल रही है, ये बाह्य घटनाओं का परिणाम नहीं है। वायु बाह्य घटना में तो चल रही है, इसके अंदर इंटीरियर के अंदर चल रही हो, टीले टीले बढ़ रहे और टीले के अंदर वायु हो और वायु बढ़ा रही हो, है ना? नहीं, ऐसा तो नहीं। तो बाह्य घटनाओं के द्वारा वायु आ रही है, वायु अपने साथ रेत लेकर आ रही है, रेत इन पर जमा हो रही है, धीरे धीरे ये बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये निर्जीव जो वृद्धि कर रहे हैं, ये निर्जीव जो वृद्धि कर रहे हैं, ये वायु के द्वारा बाह्य घटनाएं तो ये बाह्य कारक है, बाह्य कारकों के द्वारा ये वृद्धि कर रहे हैं। इतनी सी बात आप नोट कर लीजिए, इतनी सी बात आपकी डन हो गई होगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। समझा आपने बात? तो निर्जीव भी वृद्धि करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन निर्जीवों में जो वृद्धि हो रही है वो बाह्य घटनाओं का परिणाम है। इतनी सी बात आप देख लीजिए। अब दूसरी बात आती है, दूसरा जो पॉइंट था हमारा वो था जनन का। कौन सा था? जनन का। उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इस चीज को मैं यहां से हटा रहा हूं, उस चीज को हम देखेंगे, ठीक है? जनन तो वृद्धि सजीवों ने भी की और निर्जीवों ने भी की, और सजीवों में जो वृद्धि हो रही है वो बाह्य आंतरिक घटनाओं का परिणाम है और निर्जीवों में जो वृद्धि हो रही है वो बाह्य घटनाओं का परिणाम है। इतनी सी बात आप देख लीजिए। अब दूसरी बात आती है, दूसरी बात आती है जनन की, और दूसरी बात है जनन। जनन करना भी जीवों का एक विशेष लक्षण होता है। जनन करना भी जीवों का एक विशेष लक्षण होता है। इसमें मैं लिखूं जनन करना, जनन करना जीवों का एक विशेष लक्षण होता है। क्या होता है? एक विशेष लक्षण होता है और जनन के दौरान होता है, और जनन के दौरान जीव अपनी संतति को बढ़ाता है, जीव अपनी संतति को बढ़ाता है या ना? आप मानते हो इस बात को कि अपनी संतति को जनन के द्वारा जीव बढ़ाते हैं, हाँ या ना? जनन की अगर मैं परिभाषा बोलूं कि जीवों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया, क्या बोला मैंने? जनन की अगर मैं परिभाषा बोलूं तो जनन की परिभाषा है कि जीवों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है, ठीक है जी? तो जनन के दौरान जीव जो होते हैं वो अपनी संतति को बढ़ाते हैं, संतति को बढ़ाता है, ठीक है? जीव अपनी संतति को बढ़ाता है। अब संतति बढ़ी, क्या बढ़ी? संतति बढ़ी। हम 5 भाई बहन हैं, और 5 भाई बहनों में ऐसा तो नहीं कि सब में एक समान गुण हो, अलग अलग है, मैं अलग, मेरा भाई अलग, मेरी सिस्टर अलग, अलग अलग गुण हैं। मैं थोड़ा सांवला हूं, मेरा भाई बहुत अच्छे कलर का है, तो अलग अलग गुण है, तो क्या भिन्नता है? मुझ में अलग भिन्नता है, उसमें अलग भिन्नता है। तो जब जीव जनन करके अपनी संतति को बढ़ा रहा है, और संतति जब बढ़ रही है तो जनन के दौरान क्या हो रहा है? जनन के दौरान संतति बढ़ रही है, लेकिन जनन के दौरान संतति बढ़ने पर क्या होता है? विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। अरे क्या होता है? विभिन्नताएं क्या उत्पन्न होती हैं? विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। क्या उत्पन्न होती हैं? विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, हाँ या ना? इस बात को आप मानते हो? और जनन 2 प्रकार का होता है। जनन कितने प्रकार का होता है? मैं लिख देता हूं, जनन 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। पहला जो जनन हुआ
वो हुआ लैंगिक जनन। पहला जो जनन है भाई साहब वो है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। दूसरा जो जनन है वो है अलैंगिक जनन। मुख्यतः मैं बात कर रहा हूं जनन दो प्रकार का हुआ, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है, सजीवों की ये कहानी हो गई कि सभी जीव जो होते हैं वो जनन करते हैं और जनन करना जीवों का एक विशेष लक्षण होता है। और जनन के दौरान जो होता है वो जीव अपनी संतति को बढ़ावा देता है। इतनी सी बात आप नोट कर लीजिए। अब जब संतति को बढ़ावा दिया, उनकी संख्या में जब वृद्धि हुई, तो संख्या में तो वृद्धि होती है, संख्या में जब वृद्धि होती है तो जीव जो होते हैं उनमें विभिन्नताएं आती हैं। क्या आती हैं? विभिन्नताएं। और जब उनमें विभिन्नताएं जब आती हैं तो अलग अलग प्रदर्शन वो करते हैं प्रकृति में। अब मैं निर्जीवों के लिए यहाँ बात करूं तो निर्जीवों के लिए यहाँ आप बात कर सकते हैं, और निर्जीवों के लिए कि निर्जीवों में ऐसा नहीं होता है। निर्जीवों में ऐसा नहीं होता है। कैसा नहीं होता है? जनन नहीं होता है निर्जीवों में। अरे क्या नहीं होता है? जनन। अब निर्जीवों में जनन क्यों नहीं होता लाला? निर्जीवों में जनन इसलिए नहीं होता क्योंकि उनमें जनन करने के लिए इतनी प्रतिकूल है ही नहीं यार, वो उनमें कुछ है ही नहीं, तो जनन कैसे करेंगे भाई? अब बात आती है तीसरी जो हेडिंग मैंने डलवाई थी आपको, तीसरी हेडिंग डलवाई थी और वो थी उपापचय क्रिया। क्या थी? उपापचय क्रिया। अब उसके बारे में आप समझ गए, आई होप। जनन तो जो गुण है ये आपके समझ में आया होगा। तो सजीवता में जनन सजीव है, अब पता चलेगा कि भाई सजीव जो जनन है, जो जनन क्रिया हो रही है वो सजीवों में होती है, निर्जीवों में तो ही नहीं रही। तो इस चीज से आपको पता चल जाएगा कि ये चीज सजीव है। क्यों? क्योंकि ये जनन कर रही है, ये वृद्धि भी कर रही है, ये उपापचय क्रिया भी कर रही है। अगर ये सब प्रोसेस में हो रही है तो वो क्या है? जीव है, सजीव है। वो क्या है? सजीव है, ना कि निर्जीव। इतनी सी बात आप देख सकते हैं। अगली जो हेडिंग आती है वो आती है उपापचय क्रिया। आई होप ये बात आपकी समझ में आई होगी। उपापचय क्रिया के बारे में अपन अब देखेंगे। तो उपापचय क्रिया की अगर मैं बात करूं, उपापचय क्रिया तीसरी जो हेडिंग है वो उपापचय क्रिया। क्या है? उपापचय। क्या है? उपापचय क्रिया। उपापचय क्रिया तीसरी जो हेडिंग आती है वो आती है उपापचय क्रिया। अब बात आती है उपापचय क्रिया का पाया जाना। किसका पाया जाना था? उपापचय क्रिया का पाया जाना। किसका पाया जाना? उपापचय क्रिया का। उपापचय क्रिया का पाया जाना सजीवों का एक प्रमुख लक्षण होता है। क्या बोला मैंने? मैंने बोला उपापचय क्रिया का पाया जाना, उपापचय क्रियाओं का पाया जाना सजीवों का। मैंने कहा उपापचय क्रियाओं का पाया जाना सजीवों का एक प्रमुख लक्षण होता है। क्या होता है? सजीवों का एक प्रमुख लक्षण होता है। उपापचय क्रिया जो होती है, उपापचय क्रिया दो प्रकार की होती है। ये कितने प्रकार की होती है उपापचय क्रिया? उपापचय जो क्रिया होती है ये कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। उपापचय क्रिया जो हो रही है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है उपचय, एक होती है उपचय और एक होती है दूसरी जो होती है वो होती है अपचय। अब इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो उपापचय सजीव, तो मैंने क्या कहा कि उपापचय क्रिया करना सजीवों का एक प्रमुख लक्षण होता है और उपापचय क्रिया जो होती है वो दो प्रकार की होती है। इतनी सी बात आप देख सकते हैं। उपापचय क्रिया कितने प्रकार की हुई? उपापचय क्रिया दो प्रकार की हुई। और दो प्रकार की जब उपापचय क्रिया हुई और दो प्रकार की, एक तो उपचय हुई और एक अपचय हुई, इस बात को आपने नोट किया। एक तो उपचय हुई और एक अपचय हुई, तो दो प्रकार की क्रिया हुई, एक अपचय और एक उपचय। ठीक है जी। तो पहले हम पढ़ेंगे उपचय के बारे में और फिर पढ़ेंगे अपचय के बारे में। तो उपचय के बारे में तो हेडिंग आप डाल लीजिए
उपचय। फर्स्ट हेडिंग जो आप डालेंगे वो डालेंगे उपचय। नाम से स्पष्ट क्या हो रहा है? उपचय। क्या कहा मैंने? उप का अर्थ आप निकाल लो ऊपर की ओर, और चय का अर्थ ऊपर की ओर। चय का अर्थ जाना, खुद अपने हिसाब से निकाल लो ऊपर की ओर। अब ऊपर की ओर क्या मतलब? ऊपर की ओर ये है, ऊपर की ओर क्या? ऊपर की ओर ये यहाँ मेरा महल है, ये घर है। तो ये नीचे है और नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। तो क्या ये सीढ़ी है, इस सीढ़ी से इसका निर्माण हो रहा है, इस सीढ़ी से इसका निर्माण हो रहा है, इससे इसका हो रहा है, और जब मेरा घर आ रहा है। डन। इतनी सी बात, इतनी सी बात क्या की आपने? डन की। तो कहीं ना कहीं ये निर्माणकारी अब क्रिया हुई, कहीं ना कहीं ये निर्माण हो रहा है ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर निर्माण हो रहा है। छोटी सीढ़ी से हम चले 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 बड़े घर पर पहुंच गए। इतनी सी बात आपने सुनी। और उपचय क्रिया का अर्थ यही है कि यह एक सृजनात्मक अभिक्रिया है। कैसी क्रिया है लगा? सृजनात्मक क्रिया का उदाहरण क्या है? मैं लिखता हूं। अरे उदाहरण क्या है? सृजनात्मक क्रिया का उदाहरण क्या है? मैं लिखता हूं। आपके इतनी सी बात आप समझ लीजिए, इतनी सी बात आप समझ में आएगी। यह एक निर्माणकारी, कैसी लगा? निर्माणकारी और सृजनात्मक अभिक्रिया है। सृजनात्मक क्रिया है। अब निर्माण कर रही है ना कर रही भाई, वो कैसे कर रही है वो अपन बता। निर्माणकारी अभिक्रिया है, क्रिया है निर्माणकारी अभिक्रिया। इसमें छोटे, अर्थात इसका मतलब क्या है? इसमें छोटे अणु मिलकर एक बड़े अणु का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। इसमें छोटे अणु मिलकर बड़े अणु का क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं। अरे क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं। छोटे अणु मिलकर निर्माण कर रहे हैं। अब छोटे अणु जिसमें दो या दो से अधिक छोटे यौगिक जो होते हैं वो बड़े यौगिकों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अब निर्माण बड़े यौगिकों को कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं? ये क्या है? आप जानते होंगे CO2 है। अरे हाया ना, ये CO2 है, ये जल है ना। और आपको पता है, आप पढ़ के आए हो, 6th क्लास में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा, 7th क्लास में पढ़ा होगा, और आपने क्या पढ़ा होगा उस चीज को मैं आपको बता दूं। आपने पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। आपने क्या पढ़ी होगी? आपने पढ़ी होगी कि कहीं ना कहीं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है तो पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो जमीन से जल, वातावरण से CO2 लेकर क्या बनाती है? अपना भोजन ग्लूकोज बनाती है। तो CO2 H2O प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित यानी हरे पादप वो क्या बनाते हैं? अपना भोजन क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। अरे क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। और क्या देते हैं? लगा, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करता है? पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन देते हैं, और जब वो शोषण क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। इस बात को कोने में आप लिख लीजिए, बहुत काम आएगी। कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो शोषण जब करते हैं तो वे कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं हमारी तरह, और जब भोजन बनाते हैं तो O2 गैस छोड़ते हैं, यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसको आप संतुलित कहीं ना कहीं कर लीजिए। यहाँ 6 आ जाएगा, संतुलित कीजिए। संतुलित क्या किया हमने? यहाँ 6 आया, और कितने अणु बाहर निकले? ऑक्सीजन के 6 अणु बाहर निकले। ये संतुलित हो गया। अब इसमें 2 छोटे अणु हैं। ये क्या है? छोटे अणु, और 2 छोटे अणु मिलकर एक बड़े अणु यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। तो तभी तो मैंने कहा था ये निर्माणकारी और सृजनात्मक अभिक्रिया है। छोटे से बड़ा हो रहा है। छोटे से क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। और छोटे से जब बड़ा होता है तो अच्छा होता है। क्या होता है? अच्छा होता है। तो अच्छा ही तो हो रहा है भाई, उनको भोजन मिल रहा है हरे पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। छोटे से जब बड़ा बनता है आदमी तो अच्छा होता है। किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए आप, पहले मेरी हैसियत कम है और मैंने दिन रात मेहनत करके मेरी हैसियत बढ़ाई,
छोटे से मैं बड़ा हुआ तो मेरी बहुत वैल्यू होगी कि भाई साहब ये बंदा पहले सड़कों पर घूमता था, आज रौला है भाई साहब बच्चे का, खतरनाक आदमी है भाई। तो रौला आप भी जमाइए, और कोई बड़ी बात नहीं है इस दुनिया में। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको हम हासिल ना कर सकें, हासिल ना कर सकें। भाई अगर ऐसी कोई चीज होती तो वो होती ही नहीं यार। अगर ऐसी कोई चीज होती जिसको हम हासिल ना कर सके तो वो होती नहीं। सब चीज हासिल करने के लिए होती है, सब चीज यूजेबल है इस दुनिया में, गलत चीज है ही नहीं इस दुनिया में। बेकार चीज तो कुछ है ही नहीं, कोई नहीं है बेकार। तो मेहनत कीजिए, अच्छे होइए। दूसरी जो हेडिंग है मेरी वो है अपचय, और अपचय को आप इसके उल्टा कर दीजिए। और अपचय को आप इसके उल्टा कैसे करते हो उस चीज को मैं आपको बताता हूँ, उस चीज को मैं आपको बताता हूँ। और अपचय को उल्टा कैसे करते हो, कैसे करते हो। ये मैंने हेडिंग डाली, और ये मैंने क्या डाली बच्चा, मैंने डाली हेडिंग। अब हेडिंग में आप क्या लिखोगे, अपचय। अपचय, और अपचय में क्या है, सिस्टम पानी। और अपचय का सिस्टम पानी है, यह एक विघटनकारी अपक्रिया। उसमें क्या लिखा, निर्माणकारी। उसमें क्या लिखा, निर्माणकारी। यह एक विघटनकारी अपक्रिया है, या क्रिया है, क्रिया है या अभिक्रिया है। विघटनकारी क्रिया है या अभिक्रिया है। इसमें बड़े अणु टूटते हैं, बड़े अणु टूटकर या बड़े यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे अणु बनाते हैं। दो या दो से अधिक छोटे अणुओं का, छोटे अणु यौगिकों का निर्माण करते हैं। इतनी सी बात आपने सुनी, इतनी सी बात सुनी, और कितनी सी बात आपने सुनी। आपने सुना कि उपचय में यह एक विघटनकारी अपक्रिया है, इसमें बड़े अणु टूटकर दो या दो से अधिक छोटे अणु या यौगिकों का निर्माण करते हैं। इतनी सी बात आपने सुनी। अब कैसे करते हैं इसका मैं ऐसा ही फॉर्मूला बनाता हूं, और ऐसा फार्मूला बनाया मैंने, इसको मैं मिटा रहा हूं। इसको देख लीजिए आप, CO2 H2 मिलकर ग्लूकोज बना रहे हैं, और इसमें ग्लूकोज टूट जाएगा और क्या बनाएगा, ऊर्जा देगा भाई, देगा कि नहीं देगा, श्वसन। तो इसमें C6H12O6 प्लस क्या हो रहा है, प्लस O2, और प्लस क्या हो रहा है, उधर क्या था O2, और O2 सब हो रहा है तो CO2 प्लस किस में टूट जाएगा, जल में, प्लस जल में प्लस ऊर्जा देगा। अब ये जो क्रिया होती है ये कहीं ना कहीं श्वसन में होती है। इसको आप नोट कर लीजिए भाई साहब, इसको आप ध्यान दीजिए कि श्वसन में कौन सी, श्वसन में हमको ऊर्जा ही तो, ग्लूकोज टूटता है और ऊर्जा देता है। अब श्वसन में यही क्रिया तो होती है भाई, हम खाना खाते हैं, हमको उससे एनर्जी मिलती है, ग्लूकोज मिलता है, और ग्लूकोज टूटता है तो ऊर्जा तो देता है भाई। हम चल कैसे रहे हैं, ऊर्जा है, खाना खाया है, खाने से ग्लूकोज मिला है, इसलिए तो हम चल रहे हैं। नहीं कैसे चलते, कैसे पॉसिबल था, आया ना। और अपना कभी कभी ऐसा होता है, हमको भूख लग रही है, एक दो दिन तक हम उपवास रखते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा जो भोजन है ना, पेड़ पौधों का जिस प्रकार स्टार्च में संचित होता है, स्टार्च में हमारा ग्लाइकोजन में होता है, किस में होता है, ग्लाइकोजन में संचित रखते हैं कि अगर एक दो घंटा या एक दो दिन खाना नहीं मिले तो ये थोड़ा थोड़ा खाना यूज आता है और ऊर्जा मिलती रहे, हाथ पैर चलते रहे। ठीक है जी, ये चीज आप इसमें नोट कर लीजिए। और तो ये विघटनकारी क्रिया का मतलब समझ में आ गया कि इसमें बड़ा अणु टूट रहा है, छोटे छोटे अणु विघटित हो रही है, आया ना। इतनी सी बात बाबू आप समझ लो। और यार लल्लपने की बात है यार, कोई खतरनाक बात थोड़ी ना है। कच्ची में आप पढ़ते हो, कच्ची क्लास में आपने पढ़ी होगी, कच्ची क्लास में आप इस चीज को पढ़ते हो। चौथी जो हेडिंग है वो है पोषण। इस चीज को मैं मिटा दूं भाई साहब। और ये लुल्लपने की बात है भाई साहब, आप इसको दिल में दिमाग में उतार लीजिए, है ना। पूछा जाता है यार, पूछा जाता है,
उपापचय क्रिया उपापचय क्रिया पूछा जाता है। और ये जो चैप्टर है ना भाई साहब, अगर ये आपका मजबूत हो गया तो आगे के चैप्टरों में दिक्कत आएगी नहीं। आगे के चैप्टरों को पढ़ने के लिए इस चैप्टर का पढ़ना बहुत जरूरी है। आया ना। बात पोषण की आती है। चौथी जो है वो है लगा पोषण। अरे क्या है बच्चा? पोषण। अब भाई ये तो भया खतरनाक मामला है। और ये खतरनाक मामला कैसे है? कोई जीव आप हो और आप खाना नहीं खा रहे हो, या अर्थात पोषण नहीं कर रहे हो, तो आप मर जाओगे भाई साहब, है ना? मर जाओगे। तो क्या लिखा ये कि पोषण, क्या लिखा? पोषण सजीवों को जीवित रखने के लिए बहुत उपयोगी है। उपयोगी पोषण सजीवों को जीवित रखने के लिए, क्या रखने के लिए? जिंदा, जीवित रखने के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी है, आवश्यक है। आवश्यक है भाई। पोषण नहीं होगा तो भाई मर जाएंगे। मैं तो भैया मर जाऊं। और पोषण को, अब ये जो पोषण है इसको ऐसा तो नहीं मेरे शरीर में अंदर ही बन जाएगा, अंदर ही पच जाएगा, अंदर ही मेरे को एनर्जी मिल जाएगी, नहीं। ये हमें वातावरण से तो प्राप्त करना पड़ेगा, है ना? तो पोषण को जीव जो होते हैं, पोषण को सजीव जो होते हैं, वो वातावरण से प्राप्त करते हैं। वातावरण से क्या करते हैं? इस पोषण को प्राप्त करते हैं। पोषण को किससे प्राप्त करते हैं? वातावरण से क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। और वातावरण से प्राप्त जो करते हैं तो पोषण से उनको क्या मिलती है? पोषण से जीवों को क्या मिलती है? ऊर्जा। क्या मिलती है ना? ऊर्जा। पोषण से जीवों को ऊर्जा मिलती है। और जीव जो होते हैं इस ऊर्जा का जो उपयोग है वो विभिन्न कार्यों को करने में, किसको करने में? विभिन्न कार्यों को करने में इस ऊर्जा का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। इस ऊर्जा का क्या करते हैं? विभिन्न कार्यों में करने में उपयोग करते हैं। अब क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, विभिन्न कार्यों को करने में संपादित करते हैं। विभिन्न कार्यों को संपादित करने में इस ऊर्जा का उपयोग करते हैं। कौन? जीव करते हैं। अब लला जीव जो होते हैं वो इस पोषण को, जीव जो होते हैं इस पोषण को वातावरण से प्राप्त करते हैं। और वातावरण से किससे प्राप्त करते हैं? वातावरण से। और वातावरण से जब प्राप्त करते हैं तो वातावरण से विभिन्न विधियों के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। विभिन्न विधियों के द्वारा, किन विधियों के द्वारा? विभिन्न विधियों। अरे क्या लगा? विभिन्न विधियों के द्वारा। और विभिन्न विधियों के कौन सी? तो है स्वयपोषी। कौन सी लगा? स्वयपोषी हो गई, परपोषी हो गई, उपभोक्ता। उस हिसाब से विभिन्न विधियों द्वारा सजीव जो होते हैं वो पोषण को प्राप्त करते हैं, है ना? वातावरण से पोषण प्राप्त करते हैं, विभिन्न विधियों के द्वारा करते हैं। पोषण से जीवों को ऊर्जा, सजीवों को या जीवों को ऊर्जा मिलती है। और इस ऊर्जा का जो उपयोग है वो सजीव या जीव जो होते हैं वो विभिन्न कार्यों को संपादित करने में करते हैं। ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, इतनी सी आप बात नोट कर लीजिए। और आप इतना भी नोट कर लीजिए कि निर्जीवों में ऐसा नहीं होता। दोनों के लिए हम चल रहे हैं, सजीव के लिए भी और निर्जीव के लिए। तो निर्जीवों में ऐसा नहीं होता। कि होता है? नहीं होता है यार। क्यों होगा निर्जीवों में ऐसा? ये ब्लैक बोर्ड निर्जीवी तो है। ऐसा तो नहीं कि इसको शाम को मैं 2 रोटी खिलाता हूँ कि 2 रोटी भाई इसको पोषण चाहिएगा, 2 रोटी ब्लैक बोर्ड ले, 2 रोटी खा। ऐसा तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ऐसा होता ही नहीं निर्जीवों में। तो निर्जीवों में ऐसा नहीं होता है। ठीक है जी, इतनी सी बात आप नोट कर लीजिए। पांचवी जो हेडिंग हमारी आती है, और पांचवी जो हेडिंग वो आती है कोशिकीय स्तर। अरे कौन सी आती है ना?